Hello, guys. So, welcome to session 10 of the Indian Polity Marathon, and I welcome you all to the Polity Prava channel. ठीक है, आज हम जो इस सेशन में कंप्लीट करेंगे सर, वो होगा आपका यूनियन लेजिस्लेचर, जिसमें हम पूरी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, एक सवाल से हम शुरू करते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जानते हो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में क्या फर्क है? मैं आपसे पूछूं कि क्या राज्यसभा मनी बिल अमेंड कर सकती है? मैं पूछता हूँ कि क्या स्पीकर का जो डिसीजन है वो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड है? क्या एक एमपी को पार्लियामेंट में कुछ भी बोलने की एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, उसको एब्सोल्यूट आजादी मिली हुई है? क्या जॉइंट सेटिंग में राज्यसभा कभी हार सकती है? ये कुछ सवाल थे, अलग अलग इनकी डायमेंशन है पार्लियामेंट के हिसाब से। तो आज हम इन्हीं सब चीजों को कवर करेंगे, एक सिंगल चीज हम लोग मिस नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारे इस पार्लियामेंट के सेशन को। देखो, शुरुआत हम करेंगे आर्टिकल 79 से। आर्टिकल 79 जो है वो आपके पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, और वो ये कहता है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस टू बी नोन रिस्पेक्टिवली एज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा। ये नाम कहीं नहीं दिए, नाम कौन से दिए हैं सर आपके? काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल। तीन कंपोनेंट्स है, प्रेसिडेंट है काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज राज्यसभा, एंड हाउस ऑफ द पीपल दैट इज लोकसभा। तो आप ये ध्यान रखोगे कि प्रेसिडेंट जो है आपके वो पार्लियामेंट के पार्ट है, ठीक है। और ये कहाँ पे लिखा है? ये आर्टिकल 79 में लिखा है सर। तो लेकिन जो प्रेसिडेंट का रोल है वो सिर्फ कितना है? वो है बिल्स को एसेंट देने का। मतलब आपने बिल सब बना लिया, पास कर लिया, अब बिल एक्ट कब बनेगा? जब प्रेसिडेंट साइन कर देगा। बस इतना सा काम है प्रेसिडेंट का, ठीक है। प्रेसिडेंट ना तो आपके पार्लियामेंट के कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ना वो पार्लियामेंट का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है। भाई एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट से मतलब कि भाई कोई फंडामेंटल पार्ट है कि जाके पार्लियामेंट में बैठते होंगे, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनली तो पार्लियामेंट मतलब तीन चीजों से मिलकर बनी है। बट अगर मैं वैसे बात करूं कि जाके वो पार्लियामेंट, हम पार्लियामेंट से मतलब क्या समझते हैं? बिल्डिंग से, एक लोकसभा की बिल्डिंग है, एक राज्यसभा की बिल्डिंग। तो उसी तरीके से एक और बिल्डिंग है दैट इज राष्ट्रपति भवन, ठीक है। उस राष्ट्रपति भवन में आपके प्रेसिडेंट बैठते हैं। चलिए, एक शब्द आता है, हम लोगों ने पढ़ा भी है इसको, बाई कैमरलिज्म का। बाई कैमरलिज्म मतलब होता है दो हाउसेज, है ना। अब दोनों हाउसेज ही, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक डिबेट चली आपके, जिसमें कुछ लोग थे लाइक केटी शाह, दामोदर स्वरूप। ये लोग ये चाहते थे कि यार सिंगल चैम्बर हो। क्या हो? सिंगल चैम्बर हो। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि राज्यसभा जो है वो अपने आप में एक कॉन्जर्वेटिव ब्रेक है, और वो क्या करेगा कि सोशल रिफॉर्म को रोकेगा। बट अंबेडकर काउंटर्ड एंड ही सेज कि नहीं, राज्यसभा को रिप्रेजेंटेशन देना है, बिकॉज हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? वो फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और सेकंड चैम्बर अगर होगा तो वो जो हिस्ट्री लेजिस्लेशन होते हैं उनको और रोक देगा वो। ये किसके आर्गुमेंट थे? काउंटर आर्गुमेंट थे अंबेडकर के। ही ऑल्सो सेज a second chamber is as useful as a revising body. It prevents history legislation. ये रैशनल है बाई कैमरलिज्म, यू नो, जो आपके बाई कैमरलिज्म का इंडिया में होना अपने आप। एंड व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट? बी आर अम्बेडकर व्यूज। तो अब हम इसको शुरू करते हैं राज्यसभा से, लेकिन एक सेकेंड। तो इसको हम राज्यसभा से शुरू करते हैं सर, ठीक है। राज्यसभा जो है आपका, अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 80 की बात होगी इसमें। ये अपने आप में एक परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है। बट हाँ, हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर्स वो रिटायर हो जाते हैं।
ठीक है। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250 मेंबर्स, जिसमें 238 लोग 238 लोग इलेक्ट होते हैं, और बाकी जो 12 बच गए हैं वो आपके नॉमिनेट होते हैं। जो इलेक्शन होता है, जो इलेक्टेड होते हैं आपके, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, यूटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जो 12 मेंबर नॉमिनेट करें आपने, वो आपके प्रेसिडेंट साहब करते हैं। इस समय पे प्रेजेंटली आपके 245 मेंबर की स्ट्रेंथ है, जिसमें 233 रिप्रेजेंटेटिव्स आपके स्टेट और यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड है बाय द प्रेसिडेंट। 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, इनकी बात आपके आर्टिकल 80 के सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में बात करी गई है, जिसमें ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो आपके इन 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे। और इसमें ये बताया गया है कि भाई आप किस मेंबर को नॉमिनेट करोगे, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस दी है, जिसमें कहा है कि ही मस्ट बी फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। इन सब में कोई भी इनका डिस्टिंग्विश पर्सन हो, उसको आप अपॉइंट कर सकते हो। जैसे आपके सचिन तेंदुलकर आते थे, है ना, तो वो आपके सोशल सर्विस से आते थे। सिमिलरली आपके जैसे अभी वो क्या नाम है, अमिताभ बच्चन वाइफ जया बच्चन, वो मेंबर है, तो वो कहाँ से आती है, तो वो आपके आर्ट से आती है ना, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह से। तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ये आप ध्यान रखोगे कि ये प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी वोट करेंगे, बट ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में नहीं करेंगे, है ना। बस यही सब थोड़े से कैच होते हैं, जो हम लोगों को लगता है कि यार बड़े आसान होते हैं, बट ट्रस्ट मी, इन एग्जाम्स में हम लोग इन चीजों को थोड़ा सा लॉजिक के तरह घुमा देते हैं। तो वो जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई है, उसी तरीके से आपको याद करना है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। हाँ, रिमूवल में इंक्लूड हो जाएंगे, बट वाइस प्रेसिडेंट के अंदर तो आप सबको पता ही है कि पहले बाद में सब जगह नॉमिनेटेड है। लेकिन वहां कौन इन्वॉल्व है, ओनली एमपीज इन्वॉल्व है, ठीक। वाइस प्रेसिडेंट में तो मैंने ही उल्टा बोला है, बट सही चीज क्या है, सही चीज ये है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आपके नॉमिनेटेड एमपीज वोट नहीं करते हैं, लेकिन जब प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है तो वो लोग वोट करते हैं। सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर आपके एमएलए वोट नहीं करते हैं। कौन वोट करते हैं, एमपीज वोट करते हैं, बी इट इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। अंडरस्टूड। अब हम आते हैं सीट एलोकेशन पे, जो आपके राज्यसभा में सीट्स एलोकेट होती है। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा 80 सब क्लॉज 2, है ना। तो अब देखो फोर्थ शेड्यूल के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, प्रोपोर्शनल जो इसका लिया जाता है, वो रफली, मतलब ऐसा बहुत एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, रफ बेसिस पे लेते हैं हम लोग। उस हिसाब से आप जो है सीट्स का एलोकेशन करते हो। तो आर्टिकल 82 में आप क्या करते हो, सीट्स एलोकेट करते हो, फोर्थ शेड्यूल के बेस पे करते हो, पॉपुलेशन को बेस बनाते हो, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके स्मॉलर स्टेट्स होती हैं, लाइक सिक्किम, गोवा, इनको जो है आपके डिसप्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर 31 जो है सीट्स आपकी राज्यसभा के अंदर है। महाराष्ट्र के पास 19 सीट्स हैं, तमिलनाडु के पास 18 सीट्स हैं। लेकिन अगर आप देखोगे सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, एक एक सीट है। तो राज्यसभा में इनकी इंपॉर्टेंस कम होगी ना। और अगर हम बात करें कि यूटीज के पास क्या राज्यसभा के अंदर जाने की पावर है, भाई वो जा सकती है कि नहीं जा सकती, तो सिर्फ वही यूटीज हैं जिनके पास अपनी खुद की एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली है। वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो डायरेक्टली राज्यसभा में रिप्रेजेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली की 3 सीट्स हैं, पुडुचेरी की 1 सीट है, लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान, इनके पास कोई राज्यसभा सीट्स नहीं है। अब तो जेएनके के पास भी अपनी राज्यसभा मेंबरशिप है, ठीक है। अब बात करते हैं राज्यसभा इलेक्शंस की, कि राज्यसभा में इलेक्शन होते कैसे हैं। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा 80 सब क्लॉज 4 में। राज्यसभा मेंबर्स जो होते हैं वो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट होते हैं, है ना, ये आप ध्यान रखोगे। इनका जो पैटर्न होता है इलेक्शन का, सबसे पहले तो ध्यान रखोगे एसएलएस करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, है ना।
उसके बाद में आपके जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड से आप इसको इलेक्ट करते हो। एक चीज और ध्यान रखोगे कि सिर्फ एमएलएज वोट करेंगे, एमएलसीज वोट नहीं करेंगे। अंडरस्टूड। उसके बाद आता है 80 सब क्लॉज 5, जिसमें क्या होता है, आपके राज्यसभा मेंबर जो बनेंगे उनकी क्वालिफिकेशंस बताई गई होती है। ठीक है। अब क्वालिफिकेशन में सबसे पहला तो ये है कि जिस भी स्टेट से वो कंटेस्ट करना चाह रहे हो उस स्टेट के वो रजिस्टर्ड वोटर मतलब होने चाहिए आपको। भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं राजस्थान में रजिस्टर्ड वोटर हूँ, अगर मुझे राज्यसभा चुन के जाना है तो आई मस्ट बी गो फ्रॉम दी राजस्थान के कोटा से मैं जा सकता हूँ। अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल जो है आपका प्रोविजन था, बट देर वॉज एन लैंडमार्क केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केम एंड दैट इज किराना हजारिका केस। किराना हजारिका केस 1979। एंड इन दिस केस व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा मेंबर का उस स्टेट का रेजिडेंट होना जरूरी नहीं है, वो सिर्फ रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, रेजिडेंट होना जरूरी नहीं है। तो अब अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूं तो पॉलिटिशियंस आपके किसी भी स्टेट से कंटेस्ट कर लेते हैं। रीजन बिंग कि वो एक्चुअल रेजिडेंस ही नहीं है उनको। 41st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर एक बिल आया था, एक 41st अमेंडमेंट बिल आया 2003 में, और वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी उस समय पे आपके, उन्होंने फिर से ट्राई किया था कि ये जो डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट है इसको मैं इम्पोज कर दूं। बिल इंट्रोड्यूस भी हुआ लेकिन पास नहीं हो पाया। रीजन बिंग कि जो राज्यसभा मेंबर थे वो क्रॉस स्टेट वाला जो मैटर था वो बड़ा अपने आप में कंट्रोवर्शियल है, इस वजह से वो बिल पास ही नहीं हो पाया ना। तो क्योंकि फिर उनके लिए भी देखो चल जाता, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मनमोहन सिंह जी पंजाब से आते थे, है ना, बट वो हमेशा चुने गए आपके असम से एज प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद फिर वो राजस्थान से चुन के आने लग गए थे। अंडरस्टूड। अब जैसे अभी आपके स्मृति ईरानी थी, तो वो आपके आई थिंक वो शायद प्रॉपर गुजरात से है या आई थिंक दिल्ली से होगी, मुझे नहीं पता, बट उन दोनों में से किसी एक स्टेट से वो है, बट वो राज्यसभा मेंबर है आपकी यूपी से, है ना। सिमिलरली आई थिंक शायद आपके जो ये एस जयशंकर है ये भी शायद यूपी से ही आपके जो है मेंबर बन के आते हैं। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 84 की, विच इज अबाउट दी पार्लियामेंट की मेंबरशिप के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए। तो इसमें पार्लियामेंट की मेंबरशिप है ना, जस्ट अ सेकेंड। आर्टिकल 84 कहता है कि पार्लियामेंट मेंबरशिप के लिए क्या क्वालिफिकेशंस आपको जरूरी है। इसमें दोनों की दी गई है ना, लोकसभा राज्यसभा दोनों की। पहली कंडीशन जो है वो ये है, एक सेकेंड ये लिख देते हैं, क्वालिफिकेशन फॉर पार्लियामेंट, दोनों की बात हो रही है ना। पहली कंडीशन तो ये है क्वालिफिकेशन कि आपके इंडियन सिटीजन हो, अगर राज्यसभा जाना चाहता है तो 30 साल की उम्र हो, और अगर लोकसभा जाना चाहता है तो 25 साल की एज हो। इलेक्शन कमीशन जो है वो इसको एक प्रिस्क्राइब्ड ओथ दिलवाता है। ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, है ना। नॉट गवर्नमेंट एज सच बट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए ना। अब इसके अंदर एक आपके एक्सेप्शन दिया गया है, क्योंकि अगर ये चीज हो जाती डायरेक्टली, ये एक्सेप्शन नहीं होता, तो नरेंद्र मोदी जो है वो या तो प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे या वो लोकसभा के मेंबर हो सकते थे, या फिर सिमिलरली ये बात लागू होती है या तो मनमोहन सिंह जी आपके प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे या वो राज्यसभा के मेंबर हो सकते थे। एंड बाय दैट लॉजिक इंडिया में या तो कोई आदमी सिर्फ लोकसभा का मेंबर रह लेता या वो आपका
प्राइम मिनिस्टर ले लेता, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता था। तो इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया, और एक्सेप्शन ये था कि जो पार्लियामेंट वाले एग्जेम्प्टेड ऑफिस हैं उनके अलावा कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा वो। ये आपके डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है अगर ये एक्सेप्शन नहीं डाले होते तो। और ये सारी किस में आ गए? डिस्क्वालिफिकेशन में। भाई डिस्क्वालिफिकेशन ही हो गई ना अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हो तो। भाई पहले आपने क्वालिफिकेशन क्या दी है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन है। लेकिन अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर इन्वॉल्व है तो फिर क्या होगा? डिस्क्वालीफाई होगा। तो इस हिसाब से या तो नरेंद्र मोदी जी या फिर पंडित नेहरू जी, वो सारे डिस्क्वालीफाई हो जाने चाहिए थे, क्योंकि सब प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस होल्ड करके बैठे थे। तो वो अपने आप में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि भाई एक तरफ तुम एमपी हो, एक तरफ तुम प्राइम मिनिस्टर हो। तो वो एक्सेप्शन डाली गई, है ना। उसके बाद में दूसरी कंडीशन ये दी गई कि अगर वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड है बाय द कोर्ट तो भी वो डिस्क्वालीफाई होगा। उसके बाद में अगर मान लीजिए इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है उसको, वो अनडिस्चार्ज इनसॉल्वेंट हो जाता है, वो कहता था कि भाई मैं बर्बाद हूँ आज के बाद। दूसरा, किसी कंट्री का वो या तो नॉन सिटीजन डिक्लेयर हो जाए या फिर वो फॉरेन एलिजियंस के अंदर पकड़ा जाए। ठीक है। तो जो अब ये एक और चीज आप ध्यान रखोगे इसके अंदर कि जो डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं आपके, डिस्क्वालिफिकेशंस ये 102 के अंडर जाते हैं। और आपके जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी उसके लिए जो आर्टिकल सॉरी शेड्यूल आपको ध्यान रखना है, वो रखना है 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एक चीज ध्यान रखोगे, प्रेसिडेंट कितने उम्र तक बन सकते थे? 35 साल मिनिमम एज है। वाइस प्रेसिडेंट बनने की उम्र कितनी है? 30 साल। वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या बोला गया था कि राज्यसभा के लिए एलिजिबल हो, प्रेसिडेंट के लिए क्या बोला? लोकसभा एलिजिबल हो। लेकिन लोकसभा की मिनिमम एज कितनी है? 25 साल। लेकिन प्रेसिडेंट बनने की उम्र 35 साल। तो भाई 10 साल एक्सपीरियंस लोगे जब तो प्रमोशन देंगे। ये थोड़ी है कि आज ही पैदा हुए आज ही बाप बन गए। अंडरस्टूड। और राज्यसभा मेंबर की 30 साल एज है, वाइस प्रेसिडेंट की 30 साल एज है। अब ऐसा क्यों? भाई उसको क्या काम करना है ऐसा? भाई वाइस प्रेसिडेंट को उसको टेक्निकली कुछ इंपॉर्टेंट काम थोड़ी है। गवर्नर के लिए भी आप लोग एज ध्यान रखोगे, 35 साल उम्र है ना गवर्नर की एज। और प्राइम गवर्नर भी तो स्टेट में वही पोजीशन होल्ड करके चलता है जो प्रेसिडेंट करता है। पीएम के लिए कोई एज है सर? नो मिनिमम एज रिक्वायर्ड, बट 25 साल है। कैसे? भाई पीएम कैसे बनेगा? या तो राज्यसभा से या लोकसभा से। तो अगर मान लीजिए वो 25 साल का हो गया तो लोकसभा जा ही सकता है। तो वो राज्यसभा वाला तो बैरियर रहा ही नहीं ना अगर इलेक्शन जीत जाता है तो। सिमिलरली आपके सीएम के लिए भी आ जाता है कि कोई मिनिमम एज नहीं है, भाई वो स्टेट लेजिस्लेटिव का मेंबर हो या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर हो। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप राज्यसभा के लिए ध्यान रखोगे। आपके प्रीलिम्स के हिसाब से इतना ही काम का है। अब आ जाते हैं लोकसभा पे। वो बीच बीच में सर आर्टिकल इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ आर्टिकल दूसरे की बात कर रहा होता है। वो 80 से सीधा 84 पे इसीलिए गए थे हम लोग, है ना। तो 81 आर्टिकल ये कहता है कि लोकसभा की कंपोजिशन क्या होगी। तो वो ये कहता है कि देर इज अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 552 मेंबर्स, जिसमें 530 आपके स्टेट से आएंगे, 20 मेंबर आपके यूनियन टेरिटरी से आएंगे और 2 आपके एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होंगे। ये बात थी। लेकिन और जो नॉमिनेशन होता था आपका दो एंग्लो इंडियंस का, वो आर्टिकल 331 के अंडर होता था। लेकिन 2020 में बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इससे आपको उसने खत्म आपने इस पर्टिकुलर चीज को खत्म कर दिया है। तो अब आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो गई है? 550, जिसमें 530 आपके किससे? स्टेट से, और 20 मेंबर आपके किससे? यूनियन टेरिटरी से। अभी जो करंटली आपकी स्ट्रेंथ है वो है 543 इलेक्टेड सीट। 543 पे आप करा रहे हो। ठीक है। 2020 में आपने 2 मेंबर्स को तो उड़ा ही दिया है। अब सीट एलोकेशन की अगर मैं बात करूंगी किस स्टेट को आप कितने लोकसभा एमपीज दोगे, तो वो आप दोगे पॉपुलेशन के बेसिस पर। एक डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट होती है जो आपकी सीट्स को रिड्रॉ करता है हर बार। ठीक है। 1971 सेंसस के बाद हम लोगों ने इसको फ्रीज कर दिया है ना, थ्रू दी 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ताकि जो पॉपुलेशन कंट्रोल वाले स्टेट्स हैं उनको आप पेनलाइज ना करो। क्योंकि जो आपने ये पॉपुलेशन कंट्रोल जो आप करके आए थे, ये आपने 1971 के बाद से स्टार्ट किया है ना। और 84th अमेंडमेंट एक्ट जो आया लास्ट में 2001 में, उसे 2026 तक एक्सटेंड कर दिया था।
और अब 2026 के बाद में जो आपका इलेक्शन होना है, तो वो अब आपको सेंसस करवानी है, और उसके बाद फिर आप नए सेंसस के हिसाब से रीड्रॉ करोगे, और तभी आपके आ रहा है ना कि 800 850 सीट्स आ रही हैं। एंड आई होप सो कि आप मेरा 138 अमेंडमेंट जो बिल अभी लेकर के आए थे 131वां, उसका वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो उसमें इस वाले एंगल को मैंने बहुत डिटेल में मेंस के एंगल से आपको समझाया है ना। तो डिलिमिटेशन का अभी हमें 2026 के बाद करनी है। तो इसमें आपके बड़ी जो सेंसिटिव इशू आ रहा है, क्योंकि जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं आपकी, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन्होंने आपके पॉपुलेशन कंट्रोल बड़ा अच्छे से किया है ना, ये सक्सेसफुल रहे। बट इनके ये चांसेस थे कि सीट्स कम होंगी, बट वो पार्लियामेंट में बाद में होम मिनिस्टर ने कह दिया कि भाई इनको हम नुकसान नहीं होने देंगे। ठीक है, ये अलग इशू है जिसको मैं बहुत डिटेल में कवर कर चुका हूं, तो आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम आउट हियर। ओके, अब बात करते हैं आर्टिकल 82 की, विच टॉक्स अबाउट कि हर सेंसस के बाद आप रीएडजस्टमेंट करोगे, लेकिन होता क्या है, रोकते जाते हैं हम उसको, एक्सटेंड करते जाते हैं लिमिट में ना। उसके बाद आता है आर्टिकल 83, जो बात करता है आपके हाउस के ड्यूरेशन की। किसकी बात करता है 83? ड्यूरेशन ऑफ हाउस की बात करता है। राज्यसभा तो हम सबको परमानेंट पता ही है कि भाई परमानेंट है, कभी डिसॉल्व होगा ही नहीं। हर 3 साल में, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रवाना हो लेंगे। ठीक है, लेकिन लोकसभा 5 ईयर। बट इमरजेंसी की बात करें तो एक एक साल से एक्सटेंड कर सकते हो आप, 1 1 ईयर के गैप से। मतलब 1 साल बढ़ा दी, फिर 1 साल बढ़ा दी, फिर 1 साल बढ़ा दी। ये 1 साल कब तक कर सकते हो? एक बार, 2 बार, 3 बार, इनडेफिनेट है। जब तक इमरजेंसी रहेगी तब तक एक एक साल बढ़ाते रहोगे, लेकिन हर 1 साल में वापस उसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल 85 जो है वो तो हम पढ़ ही चुके हैं कि प्रेसिडेंट आपके सेशंस को समन करता है, प्रोरोग करता है, लोकसभा को डिसॉल्व भी करता है ना। एक चीज आप ध्यान रखोगे कि दो कॉन्जिक्यूटिव सेशंस के बीच, मतलब एक और दो, इन दो सेशंस के बीच में जो मैक्सिमम गैप हो सकता है वो 6 महीने का हो सकता है। अगर 6 महीने से ज्यादा से आपके गैप हो गया है, तो इसका मतलब वो टेक्निकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज हो गई है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि मिनिमम कितने जो है आपके 1 साल में सेशन हो सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम तो कितने भी करा लो, तुम हर रोज ही बुला लो, एक दिन डिसॉल्व कर उसको जो है वो रिवोक कर दो, और फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर बुला लो, तो वो तो आप कितने भी कर सकते हो। मैं ये पूछ रहा हूँ, एक दिन में, 1 साल में आप मिनिमम कितने सेशंस ऑर्गेनाइज करा सकते हो? 2। रीजन भी 6 महीने का गैप देना है ना। तो आपने अगर मान लो 6 महीने का गैप दे भी दिया, तो 2 आपको सेशन तो कराने ही कराने पड़ेंगे। सॉरी, अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात कर लेते हैं, स्पीकर और चेयरमैन की। तो सबसे पहले स्पीकर की बात कर लेते हैं। अब स्पीकर मैं बोल रहा हूँ फिर मैं लोकसभा बोलूं, तो वो तो पॉसिबल है नहीं भाई। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि स्पीकर मतलब लोकसभा है। तो आर्टिकल 93 से 97 की बात कर लेते हैं। स्पीकर कौन होता है? लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और ये अपने आप में बड़ी पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है सर। आपको लगता होगा कि ओम बिरला को पावरफुल पोस्ट पे नहीं बैठा, बट बहुत पावरफुल पोस्ट पे बैठा है वो। ठीक है, आर्टिकल 93 की बात करते हैं सबसे पहले। तो वो ये कहता है कि लोकसभा अपने ही मेंबर्स में से एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर चूज करेगा। क्या करेगा? 93 क्या कहता है कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो खुद मिलकर के क्या चूज करेंगे? एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर। इलेक्शन की बात करेंगे तो सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग से होता है। किससे होता है? सिंपल मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब स्पीकर जो होता है उसके लिए कन्वेंशनली तो ये कहा जाता है कि वो अपनी पार्टी मेंबरशिप से रिजाइन कर देता है। अब ये जो ट्रेडिशन चलता है, ये जो कन्वेंशन चलता है, ये आपके यूके से चलता आया है। लेकिन क्या इंडिया में ये कन्वेंशन फॉलो होता है? बिल्कुल नहीं होता है। स्पीकर आज भी आपके पार्टी लाइंस में वोट करते हैं सर, जब भी एंटी डिफेक्शन का डिसीजन है। और ये अभी तक दिखाता है, जो हम कई बार कहते हैं ना कि वी आर एन इमेच्योर डेमोक्रेसी, उसके ये रीजंस हैं आपके, कि आज भी आपका जो पार्लियामेंट का बॉस है वो किस बेस पे वोट करेगा? पार्टी लाइंस पे। ठीक है,
तो मतलब टेक्निकली अगर मैं कहूँ समझने के लिए, तो वो इसका मतलब पार्लियामेंट का स्पीकर थोड़ी है, वो उस पार्टी का स्पीकर है जो उस पोस्ट पे बैठा है। ठीक है। 94 इनके रिमूवल की बात करता है लोकसभा स्पीकर के। स्पीकर को आप राज्यसभा से हटवाओगे? भाई वो आदमी लोकसभा का है तो राज्यसभा का क्या लेना देना। अच्छा, फिर आप कहोगे कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उसको तो तुम लोकसभा से बुलवाते हो कि भाई एक कंसेंट ले लो उनका। तो इसलिए ले लो क्योंकि वो राज्यसभा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन क्यों है, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है। तो वाइस प्रेसिडेंट तो देश का है ना। तो देश में तो आपके लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है। लेकिन लोकसभा में राज्यसभा थोड़ी आती है। लोकसभा अलग एंटिटी है, राज्यसभा अलग एंटिटी है। तो लोकसभा का स्पीकर किस प्रीमाइस तक बैठ सकता है? समझ गया बात को? तो आर्टिकल 94 क्या कहता है कि स्पीकर को आप कैसे हटाओगे? तो इसको लोकसभा हटाएगी, इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाएगी। कौन सी मेजोरिटी से हटाएगी? इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाएगी। मतलब जो उस समय पे आपके लोकसभा के मेंबर्स हैं, जैसे अभी कितने हैं, 543, तो उनका मेजोरिटी आप लोगे। ठीक है। एक रिजोल्यूशन भी आप पास करोगे, 14 दिन का नोटिस भी दोगे उसको आप। अंडरस्टूड? जब स्पीकर की रिमूवल रिजोल्यूशन आपके पेंडिंग हो, तो ये कहते हैं कि आपका जो स्पीकर है वो ना तो प्रिसाइड करेगा ना वो वोट करेगा। एंड एक्सेप्ट कास्टिंग वोट, वो अटक गया तो फिर वो वोट कर देगा। अब वो तो सबको ही पता है किधर करेगा फिर वो। इतना दूध का दूल्हा तो वो है नहीं। अब कुछ स्पीकर की पावर्स देख लेते हैं फटाफट से। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सी लिस्ट है। तो एक तो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड करेगा, उसके बाद क्वेश्चंस ऑफ ऑर्डर को डिसाइड करेगा, उसकी रूलिंग फाइनल होती है इन चीजों में। ठीक है। उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। मनी बिल को सर्टिफाइड कौन करेगा? अंडर आर्टिकल 110 सब क्लॉज 3 स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। तीसरा, 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर जो डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करनी है वो कौन करेगा? स्पीकर करेगा। चौथा, पार्लियामेंट्री जो कमिटीज है उनको कौन अपॉइंट करेगा? नॉट राज्यसभा चेयरमैन बट लोकसभा स्पीकर। ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करेगा। और उसके बाद में आपके जो मेंबर्स हैं उनको वो सस्पेंड कर सकता है अगर चाहे तो। आप सुनते हो ना कि आई विल नेम यू, उसको सस्पेंड करो, भगाओ 7 दिन के लिए सस्पेंड। वो सब कौन करेगा? स्पीकर करेगा। और उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हुआ है कि नहीं हुआ ये कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर करेगा। होता है ना कई बार कि इस फलाने अधिकारी को लोकसभा बुलाया गया, वहां पर वो माफी मांग के गए, तो वो क्या होता है, उसने कुछ गलत बात बोल दी होती है किसी लोकसभा के मेंबर के बारे में या उस पर्टिकुलर हाउस के मेंबर के बारे में। तो फिर वो हाउस की तो गरिमा के खिलाफ ही हो गया ना भाई, उसका वो मेंबर है, एस्टीम्ड मेंबर है। अब उसके खिलाफ अगर तुम कुछ भी उल्टा सीधा बोलोगे तो फिर वो हाउस तो रिएक्ट करेगा ही ना। भाई आपने किसी बच्चे को कुछ बोल दिया तो उसका बाप तो लड़ने आएगा ना आपसे। तो पार्लियामेंट के बच्चों को आप कुछ बोलोगे तो फिर इनका बाप कौन है? लोकसभा का स्पीकर है, तो वो तो फिर आएगा ही। अंडरस्टूड? ज्वाइंट सेटिंग का प्रोविजन ध्यान रखोगे, आर्टिकल 118 भी। अब डिसोल्यूशन की बात कर लेते हैं कि जब हाउस डिसोल्यूशन हो रही है तो उस समय फिर स्पीकर क्या कर रहा है? तो स्पीकर तो अपना ऑफिस होल्ड करके रखेगा ही जब तक कोई नया लोकसभा का स्पीकर ना आ जाए। मतलब तब तक लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग ना आ जाए तब तक वो अपना ऑफिस मेंटेन करेगा ताकि ये कंटिन्यूटी बनी रहे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है केशव सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ उत्तर प्रदेश। केशव सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली। 1965 का ये केस है सर। लेकिन इसका जो प्रिंसिपल है, मतलब जो इस केस का जो डिसीजन है, वो आपके पार्लियामेंट पर भी अप्लाई होता है। अब वो अप्लाई ऐसे होता है कि केशव सिंह जो था वो एक प्राइवेट आदमी था, प्राइवेट सिटीजन था। उसने क्या किया था कि उसने असेंबली कंटेम्प्ट किया। भाई कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया यार उसने। भाई आज मान लीजिए आपके एमएलए हैं, एमपीज हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं या विधानसभा के अंदर कोई लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं देखो वो भले ही कैसे भी होंगे, इन पर्टिकुलर वो आदमी कैसा भी होगा, वो चोर हो, उचक्का हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं। बट एज एंड व्हेन जब वो एज एमएलए एंड एज एमपी ऑफ दिस पर्टिकुलर हाउस वो जब बैठता है, तो फिर उसकी कोई इज्जत नहीं है। उसकी भले कोई इज्जत ना हो लेकिन उस पर्टिकुलर हाउस की बहुत इज्जत है ना।
तो उस हाउस को आपको इज्जत देनी है, उस व्यक्ति को दो मत दो, इट इज अ डिफरेंट मैटर, बट उस हाउस को यू मस्ट रिस्पेक्ट, बिकॉज वो हाउस है जो आपका देश चलाता है सर। इट वॉज द टेम्पल ऑफ योर डेमोक्रेसी। आप अपने टेम्पल को कभी गलत नहीं बोल सकते, है ना। तो वो वाली चीज थी। अब उन्होंने, भाई साहब ने असेंबली को ही कंटेम्प्ट कर दिया। स्पीकर ने बोला जेल ले जाओ उसको। तो अब फिर केशव सिंह हाई कोर्ट चला गया, हेबियस कॉर्पस लगा के। पढ़ चुके हेबियस कॉर्पस, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। हेबियस कॉर्पस फाइल करता है, हाई कोर्ट बेल दे देता है। स्पीकर ने क्या किया, वो हाई कोर्ट जज को कंटेम्प्ट का नोटिस भिजवा देता है। बोले यार तू बड़ा नेता हो रहा है, मैंने बोल दिया उसके बाद तू उसको बेल दे रहा है। तो अब प्रेसिडेंशियल जो रेफरेंस था वो सुप्रीम कोर्ट में गई। अब भाई प्रेसिडेंट, फिर वो प्रेसिडेंट कह रहा है यार ये बड़ा गजब काम हो रहा है कि हाई कोर्ट जजेस पे कंटेम्प्ट लग रहा है आपको। तो वो जुडिशियली और आपके लेजिस्लेचर की एक कंटेम्प्ट वो दिख रही है आपको टसल। तो प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट से पूछो। फिर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि यस, कोर्ट कैन इंटरफेयर इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स व्हेन फंडामेंटल राइट्स वर वायलेटेड। और स्पीकर के डिसीजन एब्सोल्यूट नहीं है, ये और ध्यान रखो। तो इसका मतलब वो सबको अपनी औकात में रहना कौन सिखाता है? वो जुडिशरी सिखाती है ना, सुप्रीम कोर्ट सिखाती है। बेसिकली इस केस का मतलब इतना ही है और कुछ भी नहीं। अगर किसी को लगता हो कि भाई मैं इम्यून हूं, मैं एब्सोल्यूट हूं अब 5 साल तो वो नो नो करते रहो, वो वही कर सकते हो। जब बात जुडिशरी चली जाएगी तो नॉट अलाउड। इसके बाद एक और केस होता है, 2023 का केस है ये आपके सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र का केस था। ये एक्चुअली में शिवसेना के स्प्लिट केस से रिलेटेड था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो स्पीकर है आपका, वो एंटी डिफेक्शन पिटीशंस के अंदर एक रीजनेबल टाइम में डिसाइड करे। इनडेफिनेट डिले अगर वो करता है तो वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये जो सिमिलर डायरेक्शन है, ये उसने खाली आपके स्पीकर को नहीं दी है, ये डिप्टी स्पीकर को भी दी है ये डायरेक्शन। और ये क्या था, ये आपके स्पीकर की पावर्स पर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेक आपने उन्होंने लगाया। और अच्छा, एक और चीज आती है डिप्टी स्पीकर की। तो हाल फिलहाल हमारे डिप्टी स्पीकर है नहीं लोकसभा में, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का एक कन्वेंशन होता है। और वो कन्वेंशन ही होता है कि डिप्टी स्पीकर आपका उससे होना चाहिए, अपोजिशन से। ठीक है। अब ये कन्वेंशन का वायलेशन है, बिल्कुल इसको अगर कोर्ट चाहे तो करवा सकती है। अब डिप्टी स्पीकर की बात कर लो, आर्टिकल 93 और आर्टिकल 95 की बात कर लेंगे। तो 93 से बात कर लेते हैं। डिप्टी स्पीकर के लिए 93 कहता है कि लोकसभा अपने मेंबर्स में चूज करे, और स्पीकर की जब एब्सेंस हो तो फिर ये व्यक्ति जाके प्रिसाइड करे लोकसभा को। इसके अलावा जब स्पीकर का रिमूवल पेंडिंग है तो फिर वो डिप्टी स्पीकर ही प्रिसाइड करेगा। भाई वो तो आएगा नहीं 14 दिन, जब तक वो नोटिस पीरियड चलेगा। भाई उसके बाद डिबेट डिबेट होगी, फिर तो वो आके बैठ जाओ, पर प्रिसाइड तो फिर भी नहीं करेगा वो, खाली वोट डालने आएगा। कन्वेंशन क्या है, अभी हमने देखा कि ओपोजिशन जो है आपका ट्रेडिशनली वो अपोजिशन पार्टी से हो। और ये जो ट्रेडिशन है आपका, ये यूके से इंस्पायर्ड है, लेकिन इंडिया में ये आपका बड़ा कोई कॉन्स्टेंटली इसको फॉलो किया नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 14th लोकसभा में आपके चरणजीत सिंह अटवाल अकाली दल से आते थे, और वो आपके डिप्टी स्पीकर थे। और वो एनडीए के ही थे, मतलब आपके जो गवर्नमेंट की कोalition है उसी से आते थे। सिमिलरली 15th लोकसभा में करिया मुंडा आपके बने। 16th लोकसभा में आपके थम्बी दुरई जी बने थे। 17th लोकसभा में आपके डिप्टी स्पीकर ही अपॉइंट नहीं हुआ था पूरे टर्म में। ये अपने आप में बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था। तो अब हम स्पीकर डिप्टी स्पीकर हो चुका है, अब चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा की बात कर लेते हैं। देखो, जो वाइस प्रेसिडेंट आपके होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं आपके राज्यसभा के। तो इसका मतलब वो राज्यसभा के क्या हो गए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गए। डेप्यूटी चेयरमैन क्या है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे लोकसभा अपने मेंबर में से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाती है, तो उसी तरीके से राज्यसभा भी अपने मेंबर्स में से किसी एक व्यक्ति को इलेक्ट करती है। और वो व्यक्ति चेयरमैन की एब्सेंस में जो है आपके प्रिसाइड करते हैं। और वो कौन होते हैं, वो होते हैं डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है। अब चेयरमैन की जो पावर्स है, अगर मैं राज्यसभा के अंदर बात करूं, तो इट वाज सिमिलरली
just like the power of speaker in the Lok Sabha. But except कि ज्वाइंट सेटिंग अगर हो जाएगी दोनों हाउसेस की, तो उन ज्वाइंट सेटिंग के अंदर आपके स्पीकर प्रिसाइड करेंगे, ना कि चेयरमैन डिसाइड करेंगे, प्रिसाइड करेंगे. और दूसरा, मनी बिल के केस में आपके लोकसभा स्पीकर का ही पूरा रोल है, ना कि आपके चेयरमैन राज्यसभा का. अंडरस्टूड? अब इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता आपको कुछ जानना पड़ेगा चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के लिए. वो बाकी से सब सब चीजें सिमिलर ही है. ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की, टाइप्स ऑफ सेशंस की. कि पार्लियामेंट में एक्चुअली में क्या होता है कि 3 रेगुलर सेशंस जो होते हैं कंडक्ट किए जाते हैं. जैसे हमने पढ़ा ही था कि 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप 6 मंथ्स हो सकता है ना. उससे अगर ऊपर होता है तो फिर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है चीजें. तो अभी जो हमारा कन्वेंशन है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट का, 3 सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं. एक आपका बजट सेशन होता है, एक आपका मॉनसून सेशन होता है, और एक आपका विंटर सेशन होता है. ठीक है, ये 3 तरह के सेशन है. और इसके साथ एक होता है स्पेशल सेशन. कौन सा सेशन? स्पेशल सेशन. देखो, बजट का जो सेशन होता है ये आपका फरवरी में शुरू होता है, आप सबको ध्यान होगा, और ये मई या जून तक चलता है. ये सबसे लंबा, सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है, क्योंकि आपका बजट प्रेजेंटेशन होता है. ठीक है, रेलवे बजट भी इसी के अंदर आता है. ऑल दो पहले जैसे रेलवे बजट आप सबको ध्यान होगा कि अलग से आता था, बट आफ्टर 2017 उसको जनरल बजट में ही मर्जर कर दिया गया है. इसका अप्रोप्रिएशन बिल साइन होते हैं, फाइनेंस बिल पास होता है. तो ये सब कुछ किस में होता है? इस बजट सेशन में होता है. मतलब पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे चलेगी, या पूरा देश, एक्चुअली में अर्थव्यवस्था नहीं, ये पूरा देश कैसे चलेगा, ये इस एक सेशन में डिसाइड होता है. अंडरस्टूड? फिर एक आता है मॉनसून सेशन, जो आपका जुलाई से लेकर और सितंबर तक चलता है. ठीक है, और उसके बाद एक होता है आपका विंटर सेशन, जो नवंबर से और दिसंबर के बीच में चलता है. बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि जो आपके इंपॉर्टेंट जो लेजिस्लेशन है वो यहाँ पास हो जाते हैं. एक होता है स्पेशल सेशन, जो वो होता है कि प्रेसिडेंट किसी भी वक्त आपके समन कर ले और बुला ले. लेकिन अब ये कैसे बुलाएगा भाई? अगर कैबिनेट जो है वो रिकमेंड करे तो. अब मैं ये पूछूं कि पार्लियामेंट जो ये सेशंस हैं आपके, ये सेशन शुरू कैसे होते हैं सर? तो ये शुरू होते हैं जब प्रेसिडेंट आपके इनको समन करता है. प्रेसिडेंट समन भेजता है कि आओ, ये सेशन चालू करना है, मिलो. एंड दैट इज वाई प्रेसिडेंट की समन पावर कहाँ दी गई है? आर्टिकल 85 में. देखो, हमने 3 टर्म्स पढ़ी थी वहां पे, समनिंग, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन. देखो, बड़े ही अलग अलग तीनों टर्म्स हैं, एक जैसे नहीं है. अगर होते तो 3 टर्म्स लिखते ही यूसेन होते थे ना. देखो, समन का मतलब होता है कि सेशन को शुरू करना, बेसिकली, है ना. प्रेसिडेंट जो होता है वो समन इशू करता है. ये हमने पढ़ी चुके हैं बार बार की गैप बिटवीन 2 सेशन 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता है. बुलावा देना, जैसे आपके घर में कोई फंक्शन है तो आप लोगों को जाते हो बुलाने की, यार फलानी फलानी तारीख तारीख को हमारे घर में खाना है, आप सब आए. उसी तरीके से फिर एक होता है प्रोरोगेशन. प्रोरोगेशन का मतलब होता है सेशन का एंड करना, बट विदाउट डिसॉल्विंग. मतलब प्रेसिडेंट ही आपके प्रोरोग करेगा. सपोज कीजिए कोई बिल है वो पेंडिंग रह गया, जैसे अभी कोई बिल था, उस पर डिबेट करने की समय नहीं मिल पाया, कोई और इंपॉर्टेंट काम आ गया, बिल पेंडिंग रह गया, तो क्या फिर वो बिल एक्सपायर हो जाएगा? नहीं होगा. वो नेक्स्ट सेशन में आप टेक ओवर करोगे उसको. कमिटीज कंटिन्यू करती है, बिल्कुल. कमिटीज ये थोड़ी है कि हाउस प्रोरोग हुआ और कमिटी भी रवाना, नहीं, कमिटीज चलती रहेंगी. रिजोल्यूशन में क्या होगा कि लोकसभा का समापन. भाई, आप लोग देखते होंगे 6 दिन की खता, 5 दिन की खता, 7 दिन की खताएं होती है. तो क्या होता है, हर डे लोग बाग आते हैं, खता सुनते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं शाम को, है ना, खता वता सुन के. फिर उसके बाद अगले दिन आ जाते हैं, और फिर एक दिन आता है 7वां दिन, 5वां दिन, जितने भी दिन की वो होती है. उस दिन फिर परमानेंट सब अपना पांडाल वांडाल समेट के और रवाना होता है. तो बस वो जो डेली जा रहे हो आप लोग, वो प्ररोग है. और जो वो 7वें दिन सब निपेट के निकल लिए आप अपना पांडाल वांडाल उठा के, वो हो गया आपका डिसोल्यूशन. और कुछ भी फर्क नहीं है इसमें. ठीक है, ये ध्यान रखोगे कि डिसोल्यूशन, देखो, समन आप राज्यसभा को भी करोगे, प्रोरोग आप राज्यसभा को भी करोगे, और लोकसभा को तो करना ही है. लेकिन डिसोल्यूशन सिर्फ लोकसभा का होगा, आपके राज्यसभा का नहीं होगा.
ठीक है। अब अगर मैं ये पूछूं आपसे कि हमने पेंडिंग बिल्स की बात करी, तो ये तो हमें पता ही है कि भाई प्रोरोग में आपके जो बिल्स हैं वो एक्सपायर नहीं कर रहे, तो फिर क्या डिसोल्यूशन में हो जाएंगे? देखो, जो राज्यसभा में बिल्स होते हैं पेंडिंग, वो तो सरवाइव कर जाते हैं भाई, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में पेंडिंग है। देखो, लोकसभा में तो जो है ना आपका बिल पास हो गया, राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका बिल लैप्स नहीं करेगा, बिल एंड नहीं होगा। जो नई गवर्नमेंट आएगी, जो नई पार्लियामेंट आएगी, वो उस बिल को फिर कंटिन्यू कर लेगी आके, है ना। सिमिलरली, अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि भाई लोकसभा डिसॉल्व होती थी, तो लोकसभा के उस समय के मेंबर तो एग्रीड थे, राज्यसभा ही तो बची थी। अब राज्यसभा तो कभी डिसॉल्व होती नहीं है, तो वो तो कभी भी अपनी बात पे चर्चा कर सकते, वही मेंबर्स तो है। अंडरस्टूड? तो ये सरवाइव कर जाते। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एग्रीड करा हुआ है बिल कि यार ये जॉइंट सेटिंग में देखेंगे हम लोग, फिर वो बिल लैप्स है, क्योंकि जॉइंट सेटिंग में अब तुम्हें पता थोड़ी है कि भाई वो मेंबर आएगा कि नहीं आएगा जो पहले जॉइंट सेटिंग के लिए एग्री करके गया था। अंडरस्टूड? अब एक होता है एडजॉर्नमेंट, ये एक और टर्म है जिसको बोलते हैं टेम्परेरी सस्पेंशन विदाउट अ सेशन, विद इन अ सेशन। देखो, ये स्पीकर की और चेयरमैन की पावर होती है। एक होता है एडजॉर्नमेंट सिने डाई, मतलब इनडेफिनेट समय तक के लिए एडजॉर्नमेंट। सेशन कंटिन्यू है टेक्निकली तो, लेकिन अब कब मिलेंगे ये नहीं पता। वो हंगामे मचाते हैं पार्लियामेंट में, आप सबने देखा हो। तो वो वहां पर कहता है कि द हाउस इज एडजर्न टिल 12 PM, है ना। तो वो क्या होता है? भाई आपने वो खता में गए आप लोग, अब महाराज का गला सूख गया, महाराज बोल रहे हैं काफी देर से, महाराज ने कहा कि अब मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, 10 मिनट का छुट्टी है, 10 मिनट बाद वापस मिलेंगे, कथा होता कंटिन्यू करेंगे, सॉर्ट ऑफ। और एडजॉर्नमेंट साइने टाइम में बोल के तो चले गए कि भाई मैं 5 मिनट में ब्रेक, वो मैं एक ब्रेक लेके आता हूँ, पानी वानी पी के आता हूँ। अब ये नहीं बता के कि भाई 10 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ, या 3 दिन लग जाए, तो वो चीज नहीं पता, तो आप फिर बैठे रहो, इंतजार करते रहो। अंडरस्टूड? तो अब एक बात बताओ, आपने बोला प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन में आपने क्या किया था? सेशन को एंड कर दिया है ना, मतलब अभी भी हाउस कंटिन्यूएशन में है, सिर्फ सेशन एंड हुआ है। एडजॉर्नमेंट सिनेडाई में आपने क्या किया? आपने इनडेफिनेट समय तक बिना समय की लिमिट बताए, और आपने उस सेशन को उस समय तक के लिए रोक दिया, बट आपने ये नहीं बताया कि भाई अब अगला इसको जो है कंटिन्यूएशन हम कब करेंगे। देखो, प्रोपोगेशन जो ये प्रोरोगेशन होता है आपका, ये क्या करता है? ये सेशन को एंड कर देता है, खत्म कर देता है। और एडजॉर्नमेंट जो सिनेडाई है, ये सेशन को सस्पेंड करता है। अब इसको कौन रिकॉल कर सकता है? वो प्रेसिडेंट करेगा, ये ध्यान रखोगे आप भाई। ये खता होनी थी, तो 7 दिन की खता है। अब 7वें दिन सब कुछ सुख शांति से निपट गया, महाराज अपना पांडाल समेट के रवाना हो ली, तो ये तो हो गया प्रोरोगेशन में। तो चले गए ना, कि भाई पता था 7 दिन बाद जाना ही है, तो निकल लिए साहब। अब एक्चुअली में तीसरे दिन ही महाराज पांडाल समेट के निकल गए किसी दूसरी कथा में। अब लोग बोले यार 7 दिन की बात हुई है, आप 3 दिन में पांडाल लेके निकल, क्या करेंगे? पांडाल लगा है, सब कुछ है, जनता बैठी है, दर्शक बैठे, महाराज कहाँ है सीट से? ये क्या चक्कर हुआ? पता किया भाई महाराज को थोड़ा कम दे दिया, तो महाराज रूस के अपने होटल में चले गए। फिर अब कोई जाएगा, उनको मना के लाएगा, मान लीजिए महाराज नहीं मानेंगे, तो फिर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट एक और व्यक्ति ले, तो फिर से वो सेशन को चालू करवाया जाएगा। तो सॉर्ट ऑफ वो जो चालू करवाना है बीच में छोड़ गए, वो आपका है एडजॉर्नमेंट सेनेट है। और वो पता ही था कि भाई 7 दिन बाद तो अब जाना ही है, तो वो आपका प्रोरोगेशन है। ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखोगे, वो क्या ध्यान रखोगे? कि जो लोकसभा में बिल्स पेंडिंग है ऑन डिसोल्यूशन, वो लैप्स करेंगे। राज्यसभा में पेंडिंग बिल्स लैप्स नहीं होंगे, क्योंकि राज्यसभा परमानेंट है। लेकिन अगर कोई ज्वाइंट सिटिंग के लिए बिल शेड्यूल्ड है, तो वो तुरंत लैप्स हो जाएगा। रीजन बीइंग, लोकसभा डिसॉल्व हो गई ना यार, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए कोई बिल गया है,
मतलब प्रेसिडेंट के पास वो बिल पेंडिंग है तो वो लैप्स नहीं होंगे। ये सारे नुआंसेस बड़े टेस्ट होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब एक और शब्द की चर्चा कर लेते हैं हम लोग, कोरम की। ये कोरम क्या है भाई? आर्टिकल 100, सेंचुरी। आर्टिकल 100 ये कहता है कि देयर मस्ट बी अ कोरम, देयर मस्ट बी अ कोरम, एंड दैट कोरम शुड कंसिस्ट ऑफ 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। अगर हाउस की मेंबरशिप है 245, तो 245 का 1/10 कितना हो गया? 10 का भाग दे दो, 24.5 आ गया। अब 24.5 आधा मेंबर तो कहाँ से लाओगे? तो 25, 545 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया? 54.5। अब आधा आदमी तो नहीं ला सकते, तो 55 व्यक्ति। अब ये 55 व्यक्ति क्या है? ये कोरम है। हम लोग सिंपल मेजोरिटी पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं सिंपल मेजोरिटी में? भाई टोटल मेंबर की मेजोरिटी चाहिए, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है। अब प्रेजेंट एंड वोटिंग में आदमी 50 है, तो फिर क्या कराओगे? तो ये कोरम वो चीज है भाई, अगर ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, इतने मेंबर प्रेजेंट नहीं है उस पर्टिकुलर हाउस में मिनिमम, तो स्पीकर हो या चेयरमैन, दोनों में से जो भी है, वो उस दिन उस सेशन को या तो एडजॉर्न कर देगा या सस्पेंड कर देगा। अगर इन प्रैक्टिस बात करें तो इसको कोई चेक करने बैठा नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बिना कोरम के पार्लियामेंट चल जाती है, ठीक है ना। तो कोरम मतलब ये है कि भाई अगर ये हमें लोग, ये भाई महफिल बैठी है, तो इस महफिल में कम से कम 2 4 5 10 आदमी तो हो। तो अब वो 550 लोगों की महफिल में 2 आदमी 4 आदमी बैठे तो क्या मतलब है? तो वो कहते हैं कम से कम 55 आदमी तो आओ, तो माहौल तो बने थोड़ा, लगे तो सही कि हाँ भाई एक गैदरिंग है यहाँ पे। भाई शादी शादी वगैरह होती है, आपकी शादी फंक्शन वगैरह होते हैं, तो क्या चाहिए होता है? लोग बाग क्या कहते हैं? अरे यार लोग बाग तो आओ कम से कम बारात में, तो लगे तो सही कि मैं बारात जा रही है। अब कई बार आप रोड पे देखते हो 10 आदमी 20 आदमी, है ना, 25 आदमी बारात में गए, तो उसको फिर अगर आप ये थोड़ी कहोगे कि बॉस ये तो बारात, आप खुद ही कहते अरे यार क्या लोग ही नहीं है इनके पास, तो वही सिमिलर हालात पार्लियामेंट की है। अंडरस्टूड। अब एक और चीज याद कर लेते, वोटिंग की। ये बड़ा चर्चा में रहा अभी, आईज नोज। अभी जब आपके वुमेन रिजर्वेशन वाला बिल डिफीट किया था पार्लियामेंट ने, तो ये क्या था? ये वोटिंग की बात हो रही थी। अब वोटिंग कैसे होती है पार्लियामेंट में? वही सेम अंडर आर्टिकल 100 में बात हो रही है ना। देखो, नॉर्मली तो आपके वॉइस वोट से या फिर डिवीजन से वोट ले लिए जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऑर्डिनरी मैटर है, सिंपल मेजोरिटी वाला मैटर है, तो उसके अंदर तो मतलब आप क्या करोगे? प्रेजेंट एंड वोटिंग, क्योंकि एब्सटेंशन तो काउंट होते ही नहीं है ना कि भाई कौन एब्सटेंट रहा कौन नहीं रहा, तो उस जगह पर या तो आप वॉइस वोट ले लेते हो या फिर आप डिवीजन वोट ले लेते हो। वॉइस वोट तो ये होता है कि वो स्पीकर से आप पूछ लेते हैं ना, हाँ भाई कितने लोग पक्ष में है, जो लोग पक्ष में है वो हाँ कहे, हाँ कहे, है ना, पक्ष में है पक्ष में है पक्ष में है, बिल पास हुआ। या फिर विपक्ष में विपक्ष में विपक्ष में, बिल डिफीट हुआ। ऐसा बोल देते ना वो ओम बिरला जी, तो वो तो है वॉइस वोट। फिर कई बार क्या होता है, सर आई डिमांड डिवीजन बेंच, तो डिवीजन वोटिंग। अब डिवीजन वोटिंग, सब व्यक्ति अपनी अपनी सीटों पर चले जाए, है ना, जितने भी मेंबर है सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाए। फिर वो सीटों पर बैठ जाते हैं, फिर उनको एक एक पर्ची डिस्ट्रीब्यूट होती है, आपको ध्यान हो तो। फिर वो पर्ची, आजकल तो आईपैड दे दिए उनको भी। तो अब वो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको आईपैड नहीं आता, वो चौथी फेल आदमी है, तो उसको क्या आईपैड चलाना आएगा, है ना। तो अब उनको आईपैड या वो पर्ची दे देंगे, फिर उस पर्ची पे के ऊपर वो ठप्पा लगाएंगे, यस नो यस नो यस नो, कि भाई मैं पास। फिर वो उधर नीचे वो लोकसभा सेक्रेटेरिएट के लोग बैठे होते हैं या राज्यसभा के, एक वो गोली सी बेंच होती है, आप सबने देखी होगी जब भी आपने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखी होगी। फिर वहां वो सारे बिल पर्चियां जाती है, फिर वो एक एक पर्ची को काउंट करते हैं, और फिर वो बताते हैं कि भाई 15 लोग कह रहे हैं यस, 2 लोग कह रहे हैं नो, पास कर दो। अंडरस्टूड। तो ये कौन सी वोटिंग होती है? ये होती है डिविजन वोटिंग। फिर एक होता है स्पीकर कास्टिंग वोट। भाई अगर मान लीजिए टाई हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर स्पीकर साहब आएंगे वोट करने, ठीक है। तो स्पीकर कहाँ वोट करता है? खाली जहाँ पे टाई हो जाता है मुद्दा।
अभी ये वुमेन रिजर्वेशन बिल वाले पे मान लीजिए कोई वो पेज फंस जाता तो फिर क्या होता, स्पीकर वोट कर देता। ठीक है। अब एक और आती है भाई स्पेशल मेजोरिटी वाले में किस तरीके से होता है, भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया, रिमूवल हो गया वीपी का। तो ये चीजें आगे जब सिंपल में जो स्पेशल मेजोरिटी देखेंगे तब इसको बात करेंगे। ठीक है। राज्यसभा की ये हम देख लेते हैं, आपके स्पेशल पावर्स क्या है ना, भाई इसका काम है क्या राज्यसभा का। देखो ये तो आप सबको पता ही है कि भाई अपर हाउस बोलते हो इसको आप। ठीक है। लेकिन अगर आप टेक्निकली तो ये सुपीरियर हो गया है आपकी कि भाई अपर हाउस है, अपर हाउस है, अपर हाउस है। बट अगर आप वैसे देखोगे तो आपको साफ दिखेगा कि लोकसभा इट इज सुपीरियर, इट इज अपर हाउस, एंड राज्यसभा दैट इज अपर हाउस इज लोअर हाउस, ये बड़ा इंफीरियर है लोकसभा से। लेकिन फिर भी कुछ पावर्स हैं जो मतलब काफी इंपॉर्टेंट कही जा सकती है। तो स्पेशल पावर्स जो आपको देखनी है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 249 का। इसको देखेंगे आर्टिकल 249। देखो आपकी जो राज्यसभा है ना, वो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर सकती है। अ, ये हो सकता है आपका स्पेशल मेजोरिटी से, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर की मेजोरिटी से, कि पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर ये लेजिस्लेशन करना चाहिए। तो ये कौन बताएगा, ये राज्यसभा बताएगी। और उसके लिए क्या जरूरी होगा, मतलब जो किस वजह से करनी चाहिए, तो वो होगा नेशनल इंटरेस्ट में। फिर इसके बाद पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट पर अगर चाहे तो लॉ बना सकती है फॉर 1 ईयर। ठीक है। रिजोल्यूशन रिन्यू हो सकता है। ठीक है। ये आप ये कह सकते हो कि जो स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव डोमेन है उसके अंदर एक टेम्परेरी सेंट्रल इंट्रूजन का एक मैकेनिज्म बनाया गया है। बट ये इंट्रूजन होगा किस वजह से, किस किस वे से, किस पाथ से, ये गेट कौन खोलेगा इंट्रूजन का, ये राज्यसभा खोलेगी, लोकसभा नहीं खोल सकती है ना। तो ये स्पेशल पावर किसको दिया आपने, राज्यसभा। राज्यसभा अगर कहती है कि भाई इंट्रूड कर दो तो फिर कर दो, लोकसभा कहने पे नहीं घुसेंगे अंदर। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पावर दी गई है, आर्टिकल 312। अगर मान लीजिए आपको एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है, 3 ऑल इंडिया सर्विस अभी हमारे पास, कौन कौन सी, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, नॉट फॉरेन सर्विस। ठीक है। तो राज्यसभा ही आपके, अगर मान लीजिए आपको वो चौथी ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, तो क्या होगा, राज्यसभा ही 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स की मेजोरिटी से आपके वही सिमिलरली नेशनल इंटरेस्ट में एक नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करेगी। ठीक है। ये जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है आपकी, इसको सिमिलरली इसी तरीके से 312 का यूज करके और नेशनल इंटरेस्ट की बात कर करके, और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आईएएस आईपीएस थी उनके साथ इसको जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया था, है ना। तो अब ये दोनों पावर्स जो आपको किसको दी गई है, राज्यसभा को दी गई है। बहुत पावरफुल नहीं है बट ठीक है। इसके लिए ये था कि ये स्टेट्स का जो आपका इंटरेस्ट है ना, उसकी गार्जियनशिप की बात है ये, क्योंकि ये क्या है, राज्यसभा का ओरिजिनल मैंडेट है। एक और चीज की चर्चा कर लेते हैं, भाई राज्यसभा को ओरिजिनल मैंडेट तो देख ही लिया, 312 और 249 पे है। बट ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे राज्यसभा आपके लोकसभा से वीक है, जो हम कह रहे हैं ना इंफीरियर इंफीरियर, वो कहाँ पर है। देखो जो राज्यसभा के लिमिटेशंस है, ये आपके एग्जाम में बड़े टेस्ट किए जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से रखोगे ना। देखो पहला तो होता है मनी बिल, आर्टिकल 110। देखो राज्यसभा मनी बिल को पास नहीं करती है, सिर्फ ये रिकमेंडेशन करती है। और दैट टू की जो आपकी टाइम लिमिट है रिकमेंड करने की, वो सिर्फ 14 दिन है। और 14 दिन बाद अगर रिटर्न नहीं करते हो तो वो डीम्ड माना जाता है कि ये पास है, डीम्ड टू बी पास। और अगर मान लीजिए रिकमेंड कर दे बेचारी, तो क्या होता है, इट इज अप टू दी लोकसभा कि वेदर मानना है कि नहीं मानना है, द रिकमेंडेशन इज नॉट एट ऑल बाइंडिंग। दूसरा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है आपके, इनकी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिर्फ लोकसभा को है, राज्यसभा को नहीं है। तो राज्यसभा सीओएम के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास
नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब इफेक्टिवली गवर्नमेंट को कौन हटा सकता है? लोकसभा, ना कि राज्यसभा। दूसरा आपका एक और, कि राज्यसभा जो है वो डिसॉल्व नहीं होती है, वो कैसा हाउस है? परमानेंट हाउस है। लेकिन लेकिन इसका क्या मतलब है कि पीपल का जो मैंडेट है वो इसको डायरेक्टली नहीं मिलता है। ये इसका एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। भाई आप हर 5 साल में क्या करते हो? लोकसभा को भेजते हो किसके पास? जनता के पास, कि जनता भेजेगी इनको चुन चुना करके, इसलिए आप उसको डिसॉल्व कर रहे हो। तो ये भी दिखा रहा है कि पीपल का डायरेक्ट मैंडेट नहीं है, इसीलिए हर 5 साल में लोगों के पास नहीं जा रही है राज्यसभा। और चौथा बजट, कि बजट में कहाँ पेश होगा? लोकसभा में। राज्यसभा में सिर्फ चर्चा होती है और कुछ नहीं होता है। ठीक है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर दोनों हाउस बड़े इक्वल हैं। जैसे देखो, आर्टिकल 368 में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, दोनों हाउस में चाहिए साहब स्पेशल मेजोरिटी, एक दूसरे को कोई ओवरराइड नहीं कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट इम्पीच करना है आर्टिकल 61 में, दोनों हाउस इक्वल है। वीपी हटाना है 67 में, राज्यसभा रिजोल्यूशन लाएगी, लोकसभा एग्री करेगी, दोनों इक्वल है। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज को हटाना है, दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी लेकर के आओ। इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, दोनों हाउस से मेजोरिटी लेकर के आओ स्पेशल वाली। और अगर मान लीजिए ऑर्डिनेंस अप्रूव करवानी है तो फिर सिमिलरली भाई दोनों हाउस चाहिए। तो इन सारी चीजों में क्या है? राज्यसभा और लोकसभा इक्वल है। अब एक और शब्द आता है, ज्वाइंट सेटिंग, ज्वाइंट सेटिंग, ज्वाइंट, ये क्या है भाई? आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेटिंग की बात करी है आपने। देखो, ये प्रोविजन क्या होता है कि 3 सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनके अंदर आपकी ज्वाइंट सेटिंग होती है। ज्वाइंट सेटिंग मतलब कुछ भी नहीं है, एक कमरा बना है, उसके अंदर लोकसभा राज्यसभा के मेंबर एक साथ बैठ जाते हैं, दोनों के अलग अलग हाउस है, बट जब ज्वाइंट सेटिंग होती है तो दोनों मेंबर, दोनों हाउस के मेंबर एक साथ बैठेंगे, है ना? तो 3 सर्कमस्टांसेस में आप साथ बैठ सकते हो। वो कौन से है? पहला तो ये है कि मान लीजिए एक हाउस है, उसने बिल पास कर दिया, दूसरे हाउस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, वही 131 वाले पे। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कोई दूसरा हाउस है, उसने कुछ ऐसा अमेंडमेंट पास कर दिया जो पहले वाला हाउस एक्सेप्ट ही नहीं करता है। और तीसरा, अगर मान लीजिए आपके दूसरे हाउस में 6 महीने से ज्यादा बिना किसी एक्शन के बिल पेंडिंग पड़ा रहे। ज्वाइंट सिटिंग सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स के लिए होती है। अगर मनी बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, उनके लिए कोई ज्वाइंट सेटिंग नहीं होती है, वरना ये अभी वुमेन रिजर्वेशन वाला ज्वाइंट सेटिंग में आ चुका होता। अंडरस्टूड? ज्वाइंट सेटिंग में स्पीकर प्रिसाइड करेगा, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। लेकिन अब सिंपल मेजोरिटी किसकी चाहिए होगी? 545 लोकसभा के और 245 राज्यसभा के, इनकी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है। आज तक इंडिया में टोटल 3 बार ज्वाइंट सेटिंग हुई है। 1961 में पहली बार, जब डाउरी प्रोहिबिशन बिल लेकर के आए थे। एक 1978 में, जब बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल लेकर के आए थे। ये तो रिपील हो भी चुका है ना, ये तो गया। और एक आप लेकर के आए थे 2002 में, दैट इज पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। जॉइंट सिटिंग में आप ये देख लो कि जो राज्यसभा है वो हमेशा घाटे में रहती है। जो नफा नुकसान होता है, तो वो नुकसान हमेशा किसका रहेगा? राज्यसभा का। नफा किसका होगा? लोकसभा का। मान लीजिए अगर एनडीए की या यूपीए की मेजोरिटी है, अभी जैसे अभी तो एनडीए की मेजोरिटी है ना? अब कंबाइंड स्ट्रेंथ कैसे हो जाता है? देखो, लोकसभा में 545 है, 543 अभी, और राज्यसभा में कितने हैं? 245। अब लोकसभा नेचुरली डोमिनेट कर रही है ना भाई, उससे डबल मेंबर लेकर के आ रही है। भाई तुम दोनों आदमी लड़ने जा रहे हो, तुम लेके गए हो 4 आदमी, अगला आदमी पहले 8 लेके बैठे, कहाँ लड़ोगे तुम उससे? यार तुम हारोगे ना भाई, एक दो लात घूंसे मार लोगे, बट इवेंचुअली पिट के कौन आओगे? वो 4 व्यक्ति पिट गए, अगला तो सामान्य सी बात हो, 8 आदमी लेके बैठा है, उसको कैसे हरा दोगे तुम? ठीक है ना? लेकिन अब थियोरिटिकली फिर वो दिए जाते हैं, कुछ थियोरिटिकली कैलकुलेशंस करी जाती है। जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, तो कैलकुलेशन चालू हो चुकी है कि भाई अगर आरसीबी मैच जीत जाती है, पंजाब हार जाती है, फलानी टीम हार जाती है, फलानी जीत जाती है, तो सीएसके चली जाएगी, ये हो जाएगा, तो राजस्थान चली जाएगी। तो वो
कैलकुलेशंस लगा रहे हो आप, है ना, अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसे ही थ्योरेटिकली बात करी गई, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि मान लीजिए राज्यसभा की जो रूलिंग पार्टी है, मतलब राज्यसभा में जो मेजोरिटी पार्टी है वो अलग पार्टी है। भाई जैसे मान लीजिए यूपीए एनडीए है भी, तो एनडीए लोकसभा में, अब यूपीए में मान लो कि आपके साथ राज्यसभा में यूपीए की मेजोरिटी हो, ठीक है, और उसी के जो लोकसभा मेंबर्स हैं वो अलग एब्सेंट हो जाए। भाई सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मेजोरिटी चाहिए। अब राज्यसभा में 200 लोग हैं और इसमें 500 लोग हैं, ठीक है, 150 लोग तो यूपीए के यहाँ हैं, और छोटी मोटी पार्टियों के सिर्फ 30 लोग हैं एनडीए के। यहाँ पे साहब 300 लोग एनडीए के हैं और 200 लोग यूपीए के हैं, ठीक है। अब ये प्रेजेंट हो गए, ये प्रेजेंट हो गए, और ये प्रेजेंट हो गए, और ये एब्सेंट हो लिए। कितने मेंबर हो गए? 300, 150, 450, 480। कितने हो गए? 480। इसकी मेजोरिटी चाहिए आपको, ठीक है। अब ऑल दो वो मेरे को मैथ थोड़ी वीक है, बट ये कैलकुलेशन के हिसाब से तो जीत जाएगी, बहुत ज्यादा मेंबर मैंने दे दिए। बट स्टिल इसमें कई बार ये होता है कि मान लीजिए यहाँ से ये लोग बाग एब्सेंट हो जाए, ये एब्सेंट हो गए लोग बाग इधर वाले, ये प्रेजेंट रह गए, यहाँ पर ये अपोजिशन मेजोरिटी में है, तो फिर वो कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जिसकी वजह से वो आपकी राज्यसभा अपर एज पे आ जाती है। लेकिन इट वॉज एक्सट्रीमली अनलाइक, इट वॉज एक्सट्रीमली अनलाइक, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता है। थ्योरेटिकली पॉसिबल है बट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। चलो एक 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर